हैं। जयराम महतो की बकौती वाले सवाल नहीं, जनता के होते हैं, वो सवाल क्षेत्र से आते हैं। उन सवालों को विधायक हस्ताक्षर करके, चूंकि हम उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, वो सवाल मेरे नहीं, वो सवाल मेरी जनता के हैं। झारखंड विधानसभा सदन में आज बड़ा विवाद देखने को मिला जब जयराम महतो ने आरोप लगाया कि विस्थापितों की आवाज उठाते वक्त उनकी बात जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। जयराम ने ढुल्लू महतो पर भी कड़ा तंज कसते हुए कहा कि विस्थापितों का दर्द समझने के लिए जमीन से जुड़ना जरूरी है, सिर्फ राजनीति से नहीं। बोकारो के विस्थापितों के मुद्दे पर जयराम ने बड़ा खुलासा किया कि वर्षों से लंबित मुआवजे और पुनर्वास मामलों को अब छिपाया नहीं जा सकेगा और वे हर हाल में पीड़ित परिवारों का साथ देंगे। देखिए, सवाल था, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था मेरा। सेल बोकारो को लेकर और सीसीएल बोकारो को लेकर था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, ये राज्य से जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, जिसमें जीएसटी को लेकर मेरा सवाल था कि ये तमाम कंपनियां हमारे यहाँ काम करती है, उत्पादन करती है, बिक्री करती है, और राज्य सरकार को कितना स्टेट जीएसटी क्या देती है, किस अनुपात में जीएसटी देती है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल थे कि भाई ये जो कंपनियां हमारे राज्य में संचालित हो रही है, उससे हमारे राज्य को आर्थिक रूप से क्या लाभ मिल रहा है। तो उससे पहले सदन बाधित हो गया। मेरा आज सवाल बीएसएल सेल पर था और सीसीएल पे मेरा आधारित सवाल था। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले सदन में हंगामा हो गया। जो माननीय है सवाल कर दिए तो उसका जवाब भी सुनना नहीं चाहे, तो इस तरीके से चलता रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, कम से कम सदन की सार्थकता उसी में है कि सदन में सवाल आए। लोकतंत्र का पहला ही अर्थ एक क्वेश्चन। राजतंत्र में सवाल नहीं होता था, अब राजा सवाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती सवाल करना, और सवाल किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं। जयराम महतो की बकौती वाले सवाल नहीं होते, वो सवाल जनता के होते हैं, वो सवाल क्षेत्र से आते हैं। उन सवालों को विधायक हस्ताक्षर करके, चूंकि हम उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, वो सवाल मेरे नहीं, वो सवाल मेरी जनता के हैं। वो सवाल सदन के पटल पर आते हैं, सदन के पटल पर उन पर बहस होता है और उन पर हल होता है। लेकिन सवाल आने से पहले सदन भी बाधित हो रहा है। और दूसरा बात, सरकार भी आप देख रहे होंगे कि सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे दोबारा। ध्यान आकर्षण का क्या उत्तर है, शून्यकाल का क्या उत्तर है, उत्तर तक नहीं दे पा रहे। ये मतलब इतना बड़ा चिंता का विषय हम लोग कह सकते हैं कि कितने गंभीर है और कितनी संजीदगी के साथ सरकार काम कर रही है, आप सोच सकते हैं। क्या विपक्ष के तौर पर जयराम जी जो आज मुद्दा जो उठा, चाहे वो धान क्रय हो, बालू का हो, कोयला खनन का हो, छात्रवृत्ति का हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को जो घेरने की बात रही, इस पर क्या कहेंगे? छात्रवृत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, छात्रवृत्ति दोनों सरकारों की है। केंद्र का भी अंश होता है, राज्य का भी अंश होता है। और जहाँ तक सूचनाएं बाहर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सचेतक है उनसे मैं मिला, बोला आप लोग तो राज्य सरकार को छात्रवृत्ति के मामले पर घेर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें आपका भी अंश है, केंद्र का अंश है, तो केंद्र के अंश पर आपकी क्या राय है? तो उनका कहना है कि केंद्र अंश भेजा गया था, जो केंद्र का हिस्सा होता है वो भेजा गया था, लेकिन आप उसे तभी छात्रों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब राज्य का भी अंश हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली की सरकार ने आपको 100 रुपए दे दिया और आप छात्रों को बांट दिए, ये नियम नहीं है। राज्य की सरकार का 50 रुपया है तो वो 100 और आपको 50 मिला के बांटना होगा। तो राज्य सरकार अपना जो शेयर होता है वो उसमें ऐड नहीं कर पाई, तो इसलिए केंद्र ने अपना पैसा सुने वापस खींच लिया है। और दूसरा बात, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो राज्य सरकार ठीक से उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। ये तो हो गया, ये तो हो गया छात्रवृत्ति का मामला। दूसरा है बालू में एक बड़ा ही मजाकिया विषय आपके सामने आएगा जब आप जाएंगे क्षेत्र में। जो बालू जहां हम लोग रखते हैं, डंप करते हैं बालू, डंप यार्ड कहिए फिर जो भी नाम है, वो लीगल है, लेकिन घाट कहीं इलीगल है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका बेसन इलीगल है, फिर वो जब चॉप बनाते तो लीगल हो जाता है। तो बालू अगर आप जहाँ जाके रखते हैं वो यार्ड लीगल, वो सही है, यार्ड, हाँ, बालू आप लगा के रखे हैं ये ठीक है, लेकिन जहाँ से बालू उठा रहे हैं वो इलीगल है। इसलिए राज्य सरकार को सभी जितने भी राज्य में बालू घाट है उन पर उनको डिस्कशन करते हुए, एक विचार करते हुए सभी बालू घाटों की वैधानिक रूप से एक सिस्टमेटिक तौर पे बालू घाटों का संचालन किसी को सौंप दिया जाए, या तो नीलामी के माध्यम से, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, जो भी हो। बालू घाटों पर सरकार को इसलिए सोचना चाहिए कि बालू, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, बालू ट्रैक्टर से चल रहा है, अभी मैक्सिमम ट्रैक्टर से हो रहा है। तो ट्रैक्टर जो बच्चे नहीं कर सकते, हमारे भाई क्योंकि हमारी उम्र के हैं, जो लोग जो गुजरात में काम करने गए हैं, जो महाराष्ट्र में काम करने गए, और जो कमा के कुछ रुपए 10, 15, 20 लाख रुपए कमा के आए हैं घर,
5 साल 7 साल कमा के घर आए तो वो करेंगे क्या? तो उनको लग रहा है वो ट्रैक्टर में पैसा फंसा रहे हैं। और जब पकड़ा जा रहा है बहुत, वो सीधे फोन कर करते हैं कि विधायक जी सुसाइड वाला फीलिंग हो रहा है कि क्या क्या करें हम, 5 साल की मेहनत कमा के लाए थे, ट्रैक्टर में लगाएं और बालू चलाएं। बोले यार ट्रैक्टर भी जब्त हो रहा है और उन पर केस भी हो रहा है। तो ये नौबत ही क्यों आना? ये नौबत ही क्यों आना? जब बालू की जरूरत सबको है, हमको है, मुख्यमंत्री को भी है। मुख्यमंत्री शौचालय बनाएंगे तो बालू की जरूरत होगी। निर्माण के बिना कोई हर कार्य अधूरा है। निर्माण होगा तभी विकास की चीजें आपको दिखेंगी। तो जब निर्माण का कार्य बालू से होता है तो बालू किसी भी रूप में इलीगल नहीं होना चाहिए। बालू को एकदम हर लीगल करना चाहिए, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ तक कोयला का विषय है, कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज ये जो राज्य सरकार कह रही है कि हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण आपका कोयला भी है। अगर कोयला का राजस्व ठीक से हम प्राप्त कर लें, अगर उस लक्ष्य को हम लोग ठीक से प्राप्त कर लें तो राज्य का खजाना भर जाएगा। आज हमें अगर मान के चलें प्रतिदिन इस राज्य से 1000 गाड़ियां अवैध रूप से कोयला को लेकर निकल रही हैं। अगर एक गाड़ी में आप मान रहे हैं 50 टन के आसपास भी अगर कोयला होगा तो सोच के देखिए कि 1000 गाड़ियों में कितना होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो कोयला का विषय है वो एक गंभीर विषय है। कोयला के साथ तमाम खनिज, चूंकि हमारा राज्य खनिज से परिपूर्ण राज्य है, उन विषयों पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। धान की खरीद को लेकर 2500 की बात कही गई थी, लेकिन अभी लगभग 2300 रुपये में खरीदी जा रही है। नहीं, ये तो धोखा है। सरकार ने जो वादा किया था, देखिए आप किसानों को मजबूत करने की बात करते हैं, किसानों को सक्षम उन्नत बनाने की बात करते हैं, तो कम से कम उन्हें एक ऐसा राशि में उनकी धान की खरीदारी हो जिससे कि उनको एक संतोषजनक लगे कि हाँ हमारी जो 3-4 महीने की जो मेहनत है, ये जो 3-4 मेहनत तो भले 3-4 महीने की, लेकिन वो साल भर की मानी जाए तो उस मेहनत का हमें एक परिणाम मिला है। अच्छा जयराम जी, कल जो आपका आह्वान किया हुआ जो पैदल यात्रा है जो छात्र का अधिकार को लेकर है, वो रांची पहुंचेगी, तो क्या कहिएगा उसको लेकर तमाम? ये तो कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। जब जब जनता के मुद्दे हमारे पास आएंगे, हम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के मुद्दों को अराइज करेंगे कि भाई ये इन विषयों पर काम होना चाहिए, इन विषयों पर सरकार को काम करना चाहिए। ये हम जनता के मुद्दों के साथ हम लोग कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। प्रदीप यादव सत्ता पक्ष के विधायक ने आज सदन में कहा कि कई करोड़ रुपए का सामान जो है वो चोरी हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हुआ है। हाँ 1 करोड़ का हुआ है, लेकिन प्रदीप यादव 35 करोड़ का है। देखिए 25 करोड़ का है। प्रदीप यादव काफी रिसर्च करते हैं, मैं भी उनको आदर करता हूँ बहुत ही। जब वो किसी भी जानकारी को एकत्रित करते हैं तो वो हवा एकत्रित नहीं करते हैं, वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से, बहुत ही तथ्यों के साथ उन जानकारियों को अपने पास लेकर आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर प्रदीप यादव जी इस बात को रख रहे हैं तो उसमें गंभीरता होगी और सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार से चोरी हो जाएगी तो बड़ा हंसी के पात्र बन जाएंगे हमारी सरकार और सरकार के मंत्री। अच्छा बोकारो में जो है डुल्लू महतो के खिलाफ जो है पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं, विस्थापित फिर से जो एक्टिव हो गए हैं, कह रहे हैं कि विस्थापितों का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए धनबाद सांसद को विस्थापित हो, झारखंड हो, उनसे कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति में उनको मालूम है कि फिलहाल बोकारो धनबाद में जो अवैध रूप से प्रवास किए हैं उनकी आबादी ठीक ठाक है, वो उनका वोट बैंक है। तो इसलिए वो, और उनको मालूम है कि स्थानीय लोग जब फिर 2029 आएगा तो फिर स्थानीयता के नाम पर वोट कर ही देंगे। तो इसलिए उन लोगों को खुश कर रहे हैं जो लोग आउटसाइडर हैं और यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। मैं उन चीजों का जयराम महतो क्या करेंगे? देखिए उनके पास कागज है तो मैं उनका समर्थन करूंगा। कागज नहीं है, अगर वो विधिवत रूप से उस जमीन पे नहीं रह रहे तो भाई उनकी सरकार मैंने कानून अपना कार्य करे। दादा इतना दिन हो गया, आप अभी भी खाली पैर में आपको बनाते हैं? इतना दिन कह ले, जब तक हमारी मैंने जब तक विधानसभा लोकसभा अगर कभी गए आपके आशीर्वाद से तो हमारा वचन अडिग है, अटल है। कल आप उपस्थित रहिए कार्यक्रम में? नहीं, कल तो बजट पे बात होगी तो यहाँ भी उपस्थित रहना आवश्यक है। अगर समय मिलेगा तो फिर बजट के बाद आएंगे। दादा शिक्षा मंत्री का बेटा ही बनेगा, ये ऐसा कुछ आप नहीं, अभी तो ऐसा कोई फीडबैक सामने नहीं आया। अगर बनाना रहता तो पहले ही बना दिया गया था। शिक्षादान को लेकर आपने बयान दिया था कि अगर शिक्षा बहाली हो गया फिर भी अगर शिक्षकों की कमी हो रही तो अपने क्षेत्र में शिक्षा, हाँ उस पर हम अडिग है। जैसे कि मान के चलिए सहायक आचार्य की बहुत भारी संख्या में बहाली हुई है। सबसे पहले मैं तमाम सहायक आचार्य जो नवनियुक्त हुए उनको मैं बधाई दूंगा। उसके बाद भी अगर मेरे क्षेत्र में समस्याएं रही शिक्षक की तो मैं बिल्कुल अपनी सैलरी से ऐसे भी नौजवान जो मास्टर, बैचलर और बीएड इत्यादि की डिग्रियां
धारण किए हुए हैं, और अगर वो इच्छा रखते हैं शिक्षा दान करने की, तो वो शिक्षा दान के तहत जाकर 2-4 घंटा पढ़ाएं, जैसा मैंने 2017 से 2022 तक पढ़ाया था। मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद अपने गांव के सरकारी स्कूल में जो +2 है उसमें लगभग मैंने 4.5 साल पढ़ाया था बच्चों को, बिना किसी 1 रुपए के। तो अगर वो पढ़ाना चाहते तो पढ़ाए, उनको मैं अपनी सैलरी से एक प्रोत्साहन राशि दूंगा। सैलरी नहीं कहिए कि भाई आज 15-20 हज़ार कोई नहीं दे पाएगा, एक प्रोत्साहन राशि मैं 5-6 हज़ार का उनको दूंगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत ठीक।